नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम डॉक्टर्स स्पीक। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना संक्रमण के 38 करोड़ 82 लाख से ज्यादा मामले आए हैं। वहीं 57,30,000 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के संगठन को स्फूर्तिला बनाया है, पेज प्रमुख तक पहुंचाया है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 7 करोड़ 71 लाख मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 9,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूरोपीय देशों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं। फ्रांस में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 1,47,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं ब्रिटेन में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 76 लाख से ज्यादा हो चुकी है। रूस में 1 करोड़ 22,84,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और जर्मनी में 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और आइए अब सीधे गोरखपुर का रुख करते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तूने तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिलाया। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। और स्थान भी इतना पवित्र है। शिव अवतार माने जाने वाले महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की भूमि पर आज हम योगी जी का पर्चा डलाने आए हैं। मित्रों, ये गोरक्षनाथ का भूमि कई तरह से याद रखा जाता है पूरे देश भर में। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वयं गोरक्षनाथ जी और कबीरदास चारों की कर्म भूमि रही एक गोरखपुर में आज हम ये ऐतिहासिक निर्णय कर जा रहे हैं कि हम फिर से 300 पार होंगे। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मुझे 2013 भी याद आता है। 2013 में मुझे जब भाजपा का प्रभारी बनाया गया तब देश भर के और विशेषकर दिल्ली के पत्रकार कहते थे आपको किस जगह पे भेज रहे हैं जहां भाजपा शायद इस चुनाव में डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाएगी। खैर, मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए। उत्तर प्रदेश जहां डबल डिजिट की बात करते थे, विपक्ष डबल डिजिट में नहीं पहुंचा, हमने 73 सीटों को प्राप्त। विधानसभा चुनाव में भी जब हम कहते थे, भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर कहते थे कि हम 300 पार करेंगे, हमारा मखौल उड़ाया जाता। यही उत्तर प्रदेश की महान जनता ने विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार करने के लिए हमें मैंडेट दिया। फिर योगी आदित्यनाथ जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। 19 का चुनाव हुआ। 2 साल तक योगी जी ने यहां पर सुशासन की नींव डालने का काम करा था। उसको देखते हुए सारे विपक्षी दल इकट्ठा हुए और एक महागठबंधन बनाया। मैंने भुवनेश्वर कार्यकारिणी में कहा था, जो बचे कुचे हैं वो भी इकट्ठा हो जाओ, कर लो 2-2 हाथ, हम फिर से एक बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और मित्रों,
मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 65 सीटें आई और फिर मोदी जी की उत्तर प्रदेश के प्रति जो अनुराग है और योगी जी की जो कर्मठता है, इसका एक सुभग सुमेल हुआ। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया तीन ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर से हर जनपद में एक माफिया बनाया था, वो राज करते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं से डरती थी। आज योगी जी के राज में स्थिति ये आ गई है कि माफिया स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर रहा है। मित्रों, सरेंडर कर रहा है। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी का और योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कि 25 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून का राज प्रस्थापित करने का काम किया। मित्रों, मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बनकर गए और मोदी जी हमेशा कहते हैं, जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा 22 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश का सबसे बड़ा सूबा है, जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता, देश का विकास असंभव है। और मोदी जी हमेशा गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी इसके उत्थान के लिए लगे रहे। मोदी जी ने ढेर सारी योजनाएं प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर भेजी। हर गरीब के लिए घर बनाने की योजना भेजी, हर गरीब महिला को गैस का सिलेंडर देने की बात करी, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने की बात की, हर गरीब को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, ऐसी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाए। हर गरीब के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचे, इस प्रकार की योजना लेकर आए। इसके साथ साथ हर गरीब को, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मुफ्त कोरोना का टीका लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी। मित्रों, मैं तो देश भर की सरकारों के कामकाज देखता हूं, ढेर सारी योजनाएं मोदी जी ने गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए भेजी, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। मोदी जी ने जो 73 योजनाएं भेजी है, वो सबके सब में उत्तर प्रदेश 1 से 5 के अंदर आता है और 45 में नंबर 1 है। गैस भेजा, 1,73,00,000 महिलाओं के घर में गैस पहुंचाने का काम किया। उनको घर देने की योजना लाए, 82 लाख लोगों के घर में घर देने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। मोदी जी ने बिजली की योजना बनाई, 1,82,00,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। मोदी जी ने मुफ्त वैक्सीनेशन भेजा। आज देश में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने वाला कोई एक राज्य है तो अपना उत्तर प्रदेश। और इसके साथ साथ मोदी जी ने गरीबों के लिए एक योजना लाए, क्योंकि कोरोना का सबसे बड़ा असर अगर किसी पे होता था तो हर रोज कमाकर हर रोज खाने वाले गरीबों पर होता था। उन्होंने हर गरीब घर में प्रति माह 5 किलो अनाज
2 साल तक भेजने का निर्णय किया। योगी जी ने इसमें दलहन को भी ऐड किया, तेल भी डाल दिया, नमक भी डाला और ये सारी योजना 2 साल तक 15 करोड़ गरीबों को घर में मुफ्त खाने का सामान पहुंचाने का काम मोदी जी और योगी जी ने किया है। मित्रों, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। उनको तो लगता है अच्छा ही हुआ है, ये कोरोना के कारण सभाएं सीमित हो गई है, लोगों के बीच में जाना नहीं पड़ रहा है। मगर मैं उनको कहना चाहता हूं, भैया जो अपप्रचार करना हो वो कर लो। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार 300 पार। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे कोई संभावना नहीं है। अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे थे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब से कुछ ही देर में पल पल की अपडेट भी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना को लेकर देश में क्या स्थितियां हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,49,394 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,46,674 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना महामारी से बीते 24 घंटों में 1,072 लोगों की मौत भी हुई है। देश में फिलहाल 14,35,569 कुल सक्रिय मामले सामने आए हैं, जबकि रिकवरी रेट 95%, आपको बता दें कि 95.39% है। और वहीं देश में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार टीकाकरण अभियान के तहत लोगों में तेजी से वहां पर टीके लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 168.47 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 165.20 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 10.71 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध है। और आइए सबसे पहले हम आपसे तारुफ करा देते हैं। जो हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, हम सीधे उनसे तारुफ करा देते हैं। हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि कोविड को लेकर जो अभी स्थितियां हैं वो क्या हैं। साफ तौर पर ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर मृदुल कुमार डागा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन ILBS दिल्ली से हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर GD पुरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डीन है PGI MER चंडीगढ़ से। आपका भी सर बहुत स्वागत है। और डॉक्टर मनीष सिंघल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत करेंगे डॉक्टर मृदुल कुमार डागा से। डॉक्टर, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बताया है। इसके पीछे अगर हम देखें तो क्या वैक्सीन सबसे बड़ा कारगर हथियार साबित हुआ है, जिसकी वजह से जो कोविड है उस पर रोकथाम लगाने में वो काफी तेजी से आगे बढ़ा है? डॉक्टर, शायद आप म्यूट आपका है। और नमस्कार। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इस बार हम जो थर्ड वेव आई है ओमिक्रॉन की, उसमें इतना ज्यादा हॉस्पिटल एडमिशन नहीं देख रहे हैं, इतने ज्यादा मरीज सीरियस नहीं हो रहे हैं, और वैक्सीन का जरूर इसमें एक बड़ा रोल है और काफी तेजी से टीकाकरण हो रहा है। हालांकि मुझे ये अपील करनी है दूरदर्शन के माध्यम से सभी श्रोताओं को, जो लोग नहीं लगा रहे हैं वैक्सीन, जल्दी से जल्दी आके लगवाएं, बहुत जरूरी है। क्योंकि फर्स्ट डोज तो बहुत लोगों को लग गया है और सेकेंड डोज भी सीनियर सिटीजन्स और काफी लोगों को कवर हो गया है, लेकिन हमारी काफी पॉपुलेशन को अभी देना है, बहुत जरूरी है।
पर इसके साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी रखना है। जी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस पे विजय प्राप्त करें। बिल्कुल। डॉक्टर जीडी पुरी का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर जीडी पुरी, आपसे भी ये समझना चाहूंगा, क्योंकि हम देखते हैं मौसम का कितना बड़ा इसमें योगदान होता है, अगर हम कहें, क्योंकि मौसम बहुत अहम होता है। और जैसे ही हम देखते हैं कि चाहे ठंड का सीजन हो या मौसम जब भी करवट लेता है, तो लोगों में जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं वो तेजी से देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में कई बार ये भी लगता है कि अगर आपको नॉर्मल सिम्टम्स आ गए तो भी लोग टेस्ट करवाने की बजाय वो यही सोचते हैं कि कहीं उनको कोविड के लक्षण तो नहीं है, क्योंकि लक्षण अगर हम देखें, सिम्टम्स देखें, तो वो नजर आते हैं जब भी मौसम करवट लेता है। तो ऐसे में खुद को वो क्वारंटीन भी कर लेते हैं कई बार। तो इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, जब मौसम बदलता है, आपने जैसे खुद ही बताया कि फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, इससे घबराना नहीं है, पर एट द सेम टाइम इसमें केयरफुलनेस भी बहुत जरूरी है। अगर कोई आइसोलेट करता है अपने आप को तो कोई बहुत गलत नहीं कर रहा। जब सर्दी होती है तो लोग एक कमरे में ज्यादा जो कंजेस्टेड एरिया में जाते हैं, अगर थोड़ा गर्मी है तो थोड़ा सा ओपन स्पेसेस में जाते हैं। तो इसलिए ये जो वायरस है ये स्प्रेड करता है जहां वेंटिलेशन कम हो, जहां लोग ज्यादा इकट्ठे हो। जब लोग खाना खाते हैं इकट्ठे होके मास्क निकाल के, तो इसलिए ये सारी चीजें हमें प्रिवेंट करनी है। अब वो किसी को फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, दे कैन बी बिकॉज ऑफ कोरोना और नॉट, ये जब तक टेस्ट नहीं कराएंगे तो उसका पता नहीं लगेगा। और जब टेस्ट कराएंगे तो दूसरों से अलग होने, आइसोलेट होके, अगर पॉजिटिव हो जाएंगे तो आइसोलेट होके, ताकि दूसरों को स्प्रेड ना करें। पर एक चीज बहुत जरूरी है, चाहे वो फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं या नहीं हैं, मास्क डालना बहुत जरूरी है। आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, मास्क डालना बहुत जरूरी है। और प्रॉपर मास्क जो N95 सजेस्ट करते हैं, अगर N95 किसी के कारण आपको नहीं मिलता है, दूसरे डबल मास्क लगा के भी मिनिमाइज किया जा सकता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। पर जब भी आपको कोई फ्लू लाइक सिम्टम्स हो, आप मास्क अदरवाइज भी डालिए, इसमें बहुत ज्यादा एहतियात करके, और अपने आप को अगर टेस्ट करा सकते हैं तो कराइए। और इसमें एक चीज जो ओमिक्रॉन में देखी गई है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा फैल गया है, 80 to 90% हुई है जी। लगता है कि शायद ये कमजोर वायरस है। कमजोर इसलिए भी है क्योंकि हम सारे वैक्सीन, काफी ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, इसलिए हमारे बॉडी में इम्यूनिटी है। तो जिनको नहीं वैक्सीन है वो वैक्सीन करवाएं। नंबर 2, ये जो कोरोना ये जिससे फैलता है, ये बड़ा ओमिक्रॉन बड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन पे ऑनसेट हो जाता है। जैसे मैं किसी और मरीज को मिला और उसके साथ एक्सपोजर हो गया तो मेरे को 2-4 दिन में ही इसको हो जा सकता है वायरस इन्फेक्शन कोरोना का, जबकि पहले होता था हफ्ता लग जाएगा, 5 से 15 दिन लगते थे। और दूसरा, ये जो स्प्रेड करता है ये पहले 1-2 दिन सिम्टम आने के 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद ज्यादा स्प्रेड करता है। सो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन जनरल कि मास्क बहुत जरूर डालना है और हमें कंजेस्टेड एरियाज में कम रहना है। अगर हमें कमरे में इकट्ठे काम करने की जरूरत पड़ रही है तो हमें N95 मास्क करके डालिए और गैदरिंग्स अवॉइड करिए, और जहां तक पॉसिबल है डिस्टेंस बनाए रखिए। बिल्कुल। डॉक्टर मनीष सिंघल का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर मनीष सिंघल, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि हमने देखा है कि कोविड काल के दौरान कई सारे कैंसर हॉस्पिटल जो हैं उनको कोविड अस्पताल में भी कन्वर्ट किया गया है। तो ऐसे में जो कोविड पेशेंट्स हैं वो इससे कितने, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो कितने प्रभावित हुए हैं? देखिए, यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफी सारे पेशेंट्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा। खासतौर पे सरकारी हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया तो काफी पेशेंट्स को कैंसर ट्रीटमेंट लेने में तकलीफ हुई। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये नहीं देखा गया इतना ज्यादा। एंड हमारे यहाँ तो कैंसर पेशेंट्स के लिए अलग वार्ड है, सब कुछ अलग फैसिलिटीज है, पर डेफिनेटली थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा और कुछ लोगों को ट्रीटमेंट डिले भी करना पड़ा, और जिसकी वजह से कुछ कैंसर ट्रीटमेंट्स में डिस्ट्रप्शंस आई, कुछ लोगों का बीमारी बढ़ भी गया इस दौरान, और डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स आई। खासतौर पे जब पीक कर रहा था कोविड, उस समय कुछ प्रॉब्लम्स का सामना सब कैंसर पेशेंट्स को करना पड़ा था। यातायात की प्रॉब्लम थी, आने जाने में प्रॉब्लम थी, डर भी था मन में
कि कोविड ना हो जाए, कैंसर के चलते चलते में कोविड भी हो गया तो कैसे संभाल करेंगे। सो डेफिनेटली काफी डिसरप्शन रहा, बट जैसे तैसे करके हमने इसको सर्कुलेट करने की कोशिश करी, इसको अवॉइड करने की, इसको इसके साथ हम लोग भी सीख रहे थे उस समय। और अब करंट फेज में तो अब हार्डली कोई डिसरप्शन है, हार्डली कोई प्रॉब्लम होती है, और ज्यादातर ट्रीटमेंट सब बड़ी स्मूथ तरीके से चल रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि देयर वाज अ लर्निंग कर्व, जिस समय हम सीख रहे थे कि कैसे अडेप्ट करना है अपने आप को कोविड में और कैसे कैंसर ट्रीटमेंट भी चलाना है। काफी टाइम हमने कुछ कैंसर कीमोथेरेपीज घर पर भी करी, होम फैसिलिटीज भी क्रिएट करी, और आपने देखा होगा कि इस समय होम केयर टीम्स का काफी इंपॉर्टेंट योगदान रहा ड्यूरिंग कैंसर फॉर कैंसर केयर ड्यूरिंग द कोविड टाइम। तो इस तरह से कर काफी चीजों को अडेप्ट करते हुए वी वर एबल टू प्रोवाइड गुड सर्विस। जी डॉक्टर मनीष, एक सवाल मेरा और है आपसे। मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि ब्लड कैंसर की जब हम बात करते हैं और इन रोगियों की बात करते हैं जो ब्लड कैंसर से संक्रमित हैं, उनमें एक आंकड़े जो देखे गए हैं उसमें यह है कि कोरोना का खतरा 57% ज्यादा हो जाता है। क्या इस बात पर जरा पुष्टि डालिए, थोड़ी रोशनी डालिए कि आखिर ये कितना इफेक्ट करता है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। कैंसर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम कैंसर की बात करते हैं तो एक हिस्सा होता है सॉलिड ऑर्गन मैलिग्नेंसीज, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, लंग कैंसर, पैनक्रियास कैंसर, सॉलिड ऑर्गन मैलिग्नेंसी। इन पेशेंट्स के अंदर जब कीमोथेरेपी चलती है तो इससे इम्यूनिटी इतनी डाउन नहीं होती जी। और कैंसर और कोविड की वजह से बहुत ज्यादा क्षति या बहुत ज्यादा हानि होने का चांसेस नहीं होते। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन पेशेंट्स के अंदर जब कोविड वैक्सीनेशन होती है तो दे आर एबल टू हैव इक्वल इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि उनका इम्यून रिस्पॉन्स बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही रहता है सॉलिड ऑर्गन मैलिग्नेंसी। लेकिन लिक्विड मैलिग्नेंसी जैसे ब्लड कैंसर, लिम्फोमास या ल्यूकीमियास, इनके अंदर इम्यूनिटी लेवल्स बहुत लो होते हैं। अगर ऐसे पेशेंट्स को कोविड हो जाता है तो उसमें सीरियस साइड इफेक्ट्स होने का काफी ज्यादा रिस्क होता है, और ऐसे पेशेंट्स में कोविड वैक्सीनेशन के बावजूद भी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती, और ऐसे पेशेंट्स को बूस्टर डोजेस लेनी पड़ती है और लेनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर मृदुल, आपका रुख करना चाहूंगा, आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम जैसा देखते हैं कि विदेशों में कोरोना को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर हम भारत की बात करें तो आपको क्या लगता है कि विदेशों की अपेक्षा, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन प्रोसेस बहुत तेजी से चला, इसलिए हम ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हैं? हाँ, एक ये कारण भी है, और मेरे ख्याल से दूसरा कारण ये भी है कि काफी हमारी पॉपुलेशन जो गांव में रहती है और थोड़ा कम एक्सपोजर है उनको, और इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। तीसरा कारण मेरे ख्याल से कुछ टेस्टिंग भी हमारे यहाँ कम होती है, लेकिन हम अगर अस्पताल और डॉक्टर की विजिट भी देखें तो कम लोग आ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक कारण है कि हालांकि कुछ विकसित देशों में वैक्सीनेशन काफी हुआ है, पर वहां पे भी 20-30% पॉपुलेशन ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है। और आप देख ही रहे हैं, कनाडा हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका, सब जगह काफी लोग रिलेक्टेंट है वैक्सीन लेने के लिए। तो वो एक बड़ा फैक्टर है, में कोई दो राय नहीं है। और वो लोग थोड़ा जल्दी अपना सारा बिजनेस और थोड़ा घूमने का और सारा जल्दी शुरू कर देते हैं, तो वो भी एक कारण है थोड़ा। हमारे यहाँ एक ये प्लस पॉइंट जरूर है जी। डॉक्टर जीडी पुरी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट फेज देखा, सेकंड फेज देखा, और अब की बार क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी तमाम बातें सामने आई, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि क्वारंटाइन जो पीरियड रहा है वो अगर हम पहले फेज में देखें तो उसमें 15 दिनों का रहा है, दूसरा फेज में वो शायद 21 दिन के आसपास चला गया था, क्योंकि लोग ज्यादा संक्रमित हुए थे और लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और अब की बार हम देख रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं आ रहे और वो एक हफ्ते में भी ठीक होकर बाहर निकल जा रहे हैं और इससे नेगेटिव भी हो जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए कि तीनों वेव जो अलग अलग हम देखते हैं, चाहे हम फर्स्ट फेज की बात करें, सेकंड फेज देखें और आज के हालातों को देखें, तो हम आज के हालातों में कितने मजबूती के साथ खड़े हैं? देखिए, जो प्रेजेंट सिचुएशन है जी, उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारी वैक्सीनेशन का, नंबर 1 जी। नंबर 2, जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि पहले जब किसी को कोरोना हो जाता है उससे भी इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ती है। और नंबर 3, जो हम कह सकते हैं कि हम सीख चुके हैं पिछले 2 साल में कि कैसे प्रिवेंट करना है और कैसे ट्रीट करना है और कैसे ट्रांसमिट होता है। शुरू में कई सिचुएशन डिफरेंट थी, नॉलेज कम थी,
और करंट जो ओमिक्रॉन का जो है जो वायरस जो है, कहते हैं कि ये थोड़ा सा कमजोर है एज कंपेयर टू, आई विल नॉट फुली एग्री विद दिस. इट कैन बी डेंजरस इन पेशेंट्स हु आर प्रोन फॉर हु हैव वीक इम्यूनिटी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ब्लड कैंसर हैं, ठीक है ना, और जो इम्यूनोसप्रेसिव. डॉक्टर जीडी पुरी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हम सीधे अभी पंजाब के चंडीगढ़ का रुख करते हैं और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी वहां पर संबोधित कर रहे हैं. ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ, ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ. ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜਿਆ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 11 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਦੇ ਟੱਚ ਐਟ ਦ ਹਾਰਟ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਲੌਂਗ ਓਵਰਡਿਊ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹ 11 ਕੀ ਨੇ ਸੰਕਲਪ. ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਾਫੀਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, खुशहाल किसान, निरोया पंजाब, म्यारी शिक्षा सबका अधिकार, औद्योगिक इंकलाब, विकसित पंजाब, सशक्त नारी, सबका साथ सबका विकास. ये सिर्फ संकल्प नहीं रहे. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ. ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ. ਸੋ ਹੁਣ 11 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਹੈ. ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. थोड़े नजदीक आ जाओ सर, आ जाओ जी ढिंडसा जी, थोड़े नजदीक आ जाओ. हो गया जी. एक राइट साइड भी. कैप्टन साहब एक हाथ पकड़िए, थोड़ा करवा लो जी, खाली सारे भी करिए. शक्ति प्रदर्शन ठीक है यार, ठीक है आज ही जल्दी चैनल नहीं है बहुत. चलिए, थैंक यू माइक. तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे थे, जहां पर घोषणा पत्र जारी किया गया है और ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी यहां पर मौजूद हैं, साथ ही और भी नेतागण यहां पर मौजूद हैं. आगे बढ़ते हैं और सीधे अपने गेस्ट का रुख करते हैं. डॉक्टर स्पीक में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम अब आगे बात करेंगे कि जीडी पुरी जी, आप जो बात अपनी कह रहे थे उसके बाद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाना पड़ा था, आप अपनी बात पूरी कीजिए. देखिए, आपने कहा था कि पहले 3 हफ्ते का क्वारंटाइन था, अब 1 हफ्ते का रह गया है. मैंने बताया कि जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है
और वायरस के रिलेटेड नॉलेज बढ़ती है, ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो इस करंट जो ओमिक्रॉन जो वेव में, जो अभी थर्ड वेव में देखा गया है कि जो स्प्रेड होता है वो जब पेशेंट सिम्टमेटिक हो जाता है उसके पहले 1-2 दिन में ही ज्यादा होता है। तो इट हैज बीन सीन कि अगर पेशेंट सिम्टम्स ठीक हो जाएं तो उसके 3 दिन के बाद वो अपना काम अपनी ड्यूटीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए उसको। पर हो सकता है वो अगर कोविड टेस्ट कराएं वो नेगेटिव ना हो, इसलिए ये भी कहा गया है कि ये जो पॉजिटिविटी आती है कोविड टेस्ट की, ये जरूरी नहीं है कि वो इन्फेक्टेड वायरस है। वो कई बार डेड वायरस भी काफी देर तक पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से निकलते रहते हैं, तो इसलिए उसके ऊपर ना जाएं। बट एट द सेम टाइम मास्क पहनना बहुत जरूरी है, ताकि आप अगर कोई थोड़ी सी भी चांसेस हैं स्प्रेड के वो 0 हो जाए। इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है, चाहे आप 1 हफ्ते के 6 या 7 दिन के बाद आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप नॉर्मल वर्किंग में आ जाए। और ये जो करंट ओमिक्रॉन है ये ज्यादातर ऊपर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अफेक्ट करता है। वो लंग्स के ऊपर उसकी डैमेज, उसका अफेक्ट कम रहता है बिकॉज ऑफ उसकी स्ट्रक्चर, उसकी जो प्रॉपर्टीज है। तो इसलिए ये भी देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो इस करंट वेव में हैं वो सिर्फ रेशा, जुकाम, सिरदर्द, बॉडी एक्स से ही आए हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, और उनमें से भी बहुत कम है जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। पार्टली अगेन वायरस, पार्टली हमारी जो इम्यूनाइजेशन, और पार्टली ऑलरेडी हम इन्फेक्शन कईयों को हो चुका। बिल्कुल। डॉक्टर मनीष, अगर हम देखें, क्योंकि हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं और सभी जानते हैं कि वैक्सीन काफ़ी प्रभावी रही है कोरोना को हराने में, ऐसे में आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हम कैंसर के जो रोगी हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें, क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं, क्या उन्हें बूस्टर डोज के लिए आगे आना चाहिए? डॉक्टर मनीष, आप अनम्यूट कर दीजिए जी। सॉरी। हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कैंसर पेशेंट्स के अंदर लेवल ऑफ इम्यूनिटी डिपेंड करता है कि उनको किस टाइप का कैंसर है या था, और उन्होंने जब वैक्सीनेशन लगाई थी उनका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था या नहीं चल रहा था जी। 2 तरह के पेशेंट्स मैंने बताए थे कि सॉलिड ऑर्गन मैलिग्नेंसी, जैसे कि फेफड़ों का कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, मुंह के कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर्स, पेनक्रियास के कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर्स, इन कैंसर्स की जो कीमोथेरेपी होती है ये टी सेल की इम्यूनिटी को इतना कम नहीं करती। तो वैक्सीनेशन के बाद उनकी इम्यूनिटी ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसान की तरह डेवलप होती है सॉलिड ऑर्गन मैलिग्नेंसीज में, बट ब्लड मैलिग्नेंसीज में उनकी इम्यूनिटी काफी कम रहती है। नॉनदलेस, जैसे कि नॉर्मल लोगों को अब हम 60 से ऊपर की एज में वैक्सीनेशन बूस्टर डोज के लिए रेकमेंड कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स को रेकमेंड कर रहे हैं, वैसे कैंसर पेशेंट्स को भी बूस्टर डोज लेना चाहिए ताकि इम्यूनिटी लेवल बना रहे। क्योंकि रिलेटिवली इम्यूनिटी थोड़ी अगर कम भी है तो वैक्सीनेशन से डेफिनेटली बूस्टर डोज से ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी, बजाय इसके कि अगर हम बूस्टर डोज ना लें। तो डेफिनेटली बूस्टर डोज कैंसर पेशेंट्स के लिए, चाहे वो सॉलिड ऑर्गन हो, चाहे लिक्विड मैलिग्नेंसी हो, ब्लड मैलिग्नेंसीज में तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको बूस्टर डोज लेना चाहिए, लेकिन सॉलिड ऑर्गन मैलिग्नेंसी वाले पेशेंट्स को भी बूस्टर डोज लेना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर मृदुल का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मृदुल, जैसा कि हम जानते हैं कि बूस्टर डोज काफ़ी किफ़ायती है, और पहली डोज के बाद, जब दूसरी डोज के बाद जब हम बूस्टर डोज की बात करते हैं, तो ऐसे में किस तरह के ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें इससे बचना चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? ये भी बहुत अहम हो जाता है। देखिए, अगर आपको रिसेंट इन्फेक्शन हो गया ओमिक्रॉन और आपका बूस्टर डोज नहीं लगा है, तो आप 8 से 12 सप्ताह तक इंतजार कर सकते हैं, वो जरूरी है। और बाकी जो भी जिनको भी क्रॉनिक बीमारी है, चाहे हार्ट की हो, किडनी की हो, लिवर की हो, लंग की हो, कैंसर हो, आप 60 ईयर्स से ऊपर हैं तो जरूर लीजिए। और अभी तो ये भी हो रहा है कि नए वैक्सीन भी अगले साल उम्मीद है आने की, जिसमें कि जो ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन, और वो उनके अगेंस्ट भी वो इफेक्टिव होंगे। तो जैसा आप देखते हैं कि जब 2008-9 में स्वाइन फ्लू आया था, तो उसके बाद जो फ्लू का वैक्सीन अब आता है उसमें उसके अगेंस्ट भी होता है, तो कंबाइंड वैक्सीन भी किया जा सकता है। तो ये सारा बात की बात है, लेकिन अभी इन कैटेगरी के लोगों को जरूर लेना चाहिए। और अगर आपको रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है तो आप 8 वीक
इंतजार कर सकते हैं 8 से 12 वीक और उसके बाद लगाएं। तो लेना जरूर चाहिए बूस्टर डोज, इस पर कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह फ्लू का वैक्सीन हर साल हम एडवाइस करते हैं क्रॉनिक बीमारी के पेशेंट्स को या एल्डरली हैं उनको, इसी तरह ये वैक्सीन भी और बूस्टर लेना भी जरूरी। बिल्कुल। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, हम जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये सीधे गोरखपुर का रुख करते हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पर्चा दाखिल करने के लिए, नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं।
तो ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है यहाँ पे और अब वो बाहर निकल रहे हैं। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले जनसभा को भी संबोधित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और साफ तौर पर जो बीते 5 सालों में जो विकास के कार्य हैं उनको गिनवाया। तो ऐसे में आप देख सकते हैं ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर अभी नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर निकले हैं। तो विकास के जो काम हुए हैं 2017 से लेकर 2022 तक, उसमें तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से सामने आई हैं, जिसके बाद लगातार जो विकास की बयार है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। और अभी अभी नामांकन पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दाखिल किया है और उसके बाद जिला कलेक्ट्रेट से ये सीधी तस्वीरें, गोरखपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं, ऐसे में क्योंकि सरकार बीजेपी की है, 2017 से लेकर 2022 तक बीते 5 सालों में विकास के कई काम हुए हैं, डेवलपमेंट के कई काम हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कानून व्यवस्था दुरुस्त की गई है, जो महिला सशक्तिकरण की बानगी पेश की गई है, वो इससे पहले किसी भी सरकार में देखने को नहीं मिली थी। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अपने गृह जनपद गोरखपुर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और इससे पहले वो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं और बाद में ये मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री का दायित्व इन्होंने बखूबी निभाया, जिसकी तारीफ राज्य से लेकर केंद्र के बड़े और दिग्गज नेता भी करते हैं। क्योंकि जो भूमिका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निभाई है वो उसकी प्रशंसा लगातार की जा रही है। और अभी कुछ ही देर पहले जो जनसभा भी हुई थी उसमें भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, जो अपराधी हैं उनको जेल तक पहुंचाया है। अपराधी या तो जेल में हैं या तो प्रदेश के से पलायन कर चुके हैं। तो ऐसे में तमाम ऐसी योजनाएं, ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर बीते 5 सालों में देखने को मिली हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं जिला कलेक्ट्रेट के सामने और नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल भी किया है। गोरखपुर शहर की सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चुनाव लड़ेंगे और उनका गृह जनपद भी गोरखपुर ही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि तमाम नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम यहाँ पर कार्य किए गए हैं बीते 5 सालों में। तमाम रोड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें वो कार्य किए गए हैं। हम विकास की कार्यों की बात करें तो वो किए गए हैं। तमाम ऐसी योजनाएं जो केंद्र की योजनाएं उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी, वो तमाम किस तरह से धीरे धीरे करके परवान चढ़ी, वो सारी बातें विकास को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सबसे आगे निकल कर आई है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर हम ग्रोथ की बात करें, इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें, तो उसमें दूसरे पायदान पर उत्तर प्रदेश आ चुका है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में और केंद्रीय नेतृत्व में। क्योंकि तमाम ऐसे काम किए गए हैं जो लगातार यहाँ पर अब जनता के बीच गए हैं और जनता को बताए भी जा रहे हैं। जनता जो अब आने वाले समय में फैसला लेगी कि किस तरह से बीजेपी और मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी, ये साफ तौर पर कुछ ही समय में ये देखने वाली बात होगी जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें जिला कलेक्ट्रेट गोरखपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और ये सीधी तस्वीरें आपको बता दें कि गोरखपुर से हम आपको दिखा रहे थे। और लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि जिस तरह से चुनाव को लेकर अब तमाम तैयारियां हैं, सारी पार्टियां अब पूरी ताकत झोंक रही हैं उत्तर प्रदेश के इस चुनाव को लेकर। और साथ ही साथ 5 राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदली गई है वो साफ तौर पर यहाँ देखने वाली बात है। और सीधी तस्वीरें एक बार फिर से गोरखपुर का रुख हम कर रहे हैं। गोरखपुर से सीधी तस्वीरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ और भी नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। और अब क्योंकि नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल कर दिया है और अब वो वहां से बाहर निकल रहे हैं।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अब अमित शाह यहां से बाहर निकलते हुए, और ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें गोरखपुर के जिला कलेक्ट्रेट से हम आपको दिखा रहे थे। तो ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जिस तरह से चुनाव है उत्तर प्रदेश में और उसको लेकर तमाम सियासी जो पार्टियां हैं वो अब पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से उसने विकास के काम किए हैं, अगर वो देखा जाए तो बीते 5 सालों में 2017 से लेकर 2022 तक तमाम ऐसी रूपरेखा रखी गई है और तमाम ऐसी कनेक्टिविटी वहां पर देखने को मिली है, रोड कनेक्टिविटी देखने को मिली है, जो साफ तौर पर इस चुनाव में बड़े मुद्दे बनकर सामने उभरी है। और फिलहाल हमारे डॉक्टर स्पीक्स के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि समय हमारे पास सीमित था। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने जो आपने सुझाव दिए हैं वो साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल अभी के लिए डॉक्टर स्पीक में इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।